ये है ना, उसके बाद आगे चलेंगे। तो संविधान संशोधन जो है हमारे संविधान के भाग 20 में उल्लेखित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 368 कहता है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और अनुच्छेद 368 कहता है कि भारतीय संविधान नम्य और अनम्य दोनों है। नम्य और अनम्य, नम्य का मतलब लचीला, अनम्य का मतलब कठोर, यानी कि लचीला और कठोर है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करना काफी आसान है, उसको लचीला, उसको नम्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करना काफी कठोर है, उसको अनम्य की श्रेणी में रखा गया है। तो भारतीय संविधान में नम्य और अनम्य दोनों प्रावधान किया गया है, लचीला भी है, कठोर भी है। इस संदर्भ में संविधान सभा के मेंबर और देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि संविधान संशोधन को लचीला इसलिए बनाया गया है ताकि समय के परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन लाया जा सके, है ना, समय के अनुसार संविधान में परिवर्तन लाया जा सके, इसलिए इसको लचीला बनाया गया है। और कठोर की श्रेणी में इसलिए रखा गया है ताकि राजनीतिक दल इसका दुरुपयोग नहीं कर पाए, ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और संविधान संशोधन कहाँ होता है, तो संसद में होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन बिल संसद में रखा जाता है। ये आगे पढ़ने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन का त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। 3 स्तर है लचीला और कठोर को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला है साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 4, ओके, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का 3 स्तर अपनाया गया, त्रिस्तरीय संविधान संशोधन है। पहला कहता है साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत का यहाँ मतलब है कि संसद में आपका कुल उपस्थित सदस्य, यानी कि संसद में अगर 1/10 सदस्य उपस्थित हो, 1/10 सदस्य को कहा जाता है कोरम। क्या कहता है, 1/10 सदस्य को क्या कहा जाता है, कोरम कहा जाता है। ओके, कोरम, या इसको हम लोग 1/10 सदस्य को कहा जाता है कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, गणपूर्ति। ठीक है, इसमें लोकसभा में 55 है गणपूर्ति संख्या और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या 25 है। ओके, अगर इतने मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा में तो यह साधारण बहुमत कहलाएगा और साधारण बहुमत से ही संविधान संशोधन हो जाएगा। लोकसभा में गणपूर्ति संख्या कितना है, 55, राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितना है, 25। इसी को साधारण बहुमत, इसी को कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संशोधन जो है साधारण बहुमत से ही हो जाएगा, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है? तो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 239 साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। ओके, दूसरा जो स्तर है वह सबसे कठिन स्तर है। संविधान, हम कहते हैं कि संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान को कठोर की श्रेणी में रखा गया है। तो कौन कौन सा प्रावधान है जिसमें संशोधन करना काफी कठिन है ना, वह दूसरे प्रावधान में लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि संसद का विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत, लोकसभा का 2/3 बहुमत, राज्यसभा का 2/3 बहुमत।
ठीक है। तो संसद का विशेष बहुमत होने के साथ साथ 50% राज्यों का समर्थन, जितने राज्य हैं उसमें से 50% राज्यों का समर्थन होगा तभी इसमें संशोधन होगा। ओके, तो इसमें दूसरे स्तर में कौन कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करना बड़ा कठिन होता है? तो अनुच्छेद 54 में वर्णित राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, 7वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुबंध यानी कि अनुच्छेद 368। ये आपका 7 प्रोविजन है जिसमें संशोधन करना काफी जटिल है, क्योंकि इसमें संसद का 2/3 बहुमत होने के साथ साथ कम से कम 50% राज्यों का समर्थन लेना आवश्यक होता है। इसलिए इस श्रेणी को कहा जाता है कि यह कठोर की श्रेणी में इसे रखा गया है। तीसरा जो है वह कह रहा संसद का विशेष बहुमत। संविधान में इन दोनों को छोड़कर, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को छोड़कर, संविधान के अधिकांश भागों में जो संशोधन होता है वह संसद के विशेष बहुमत से होगा, यानी कि 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। लोकसभा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करेगी। तो संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कैसे होगा? तो 2/3 बहुमत के आधार पर होगा, यानी कि जो तीसरा श्रेणी है उसी के आधार पर होगा। अब बात करते हैं कि संविधान में संशोधन के लिए संसद में बिल लाया जाता है जिसको कि विधेयक कहा जाता है ना। तो विधेयक जो है वह संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो प्रश्न यह उठता है कि संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में रखा जाएगा? पहले तो किसी भी सदन में, लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है। इसमें यह आवश्यक है कि अगर लोकसभा लाई है संशोधन विधेयक तो लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से विधेयक को पास करेगी। लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से विधेयक को पास करेगी। इसके बाद विधेयक जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पास करेगी। अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं हो पाया तो वह विधेयक वहीं निरस्त हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। जैसे संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं, यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि संसद में रखा जाएगा। किस सदन में? किसी भी सदन में। जिस सदन में रखा गया है ये मैंडेटरी है कि 2/3 बहुमत से संशोधन विधेयक को पारित किया जाए। फिर दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं आ पाया 2/3 तो वह विधेयक वहीं रद्द हो जाएगा। अगर बहुमत हो गया और दूसरा सदन भी पास कर देता है तो संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस तरह से संशोधन विधेयक संसद में रखा जाता है। अब बात करेंगे अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है, पहली बार संशोधन कब हुआ और अब तक कितना बार हो चुका है। आइए, प्रथम संशोधन 1951 में शुरू हुआ। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस वर्ष से आरंभ हुई? तो 1951 से आरंभ हुई। कौन कौन सा इसमें संशोधन किया गया? तो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे संविधान, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संशोधन में। और विचार एवं अभिव्यक्ति यानी कि अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। ये 2 प्रावधान को याद रखेंगे, ठीक है। द्वितीय संशोधन 1952 में आया। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 की गई, अधिकतम 500।
सातवां भी उसी प्रकार था, सातवां संशोधन 1956 में आया, है ना। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 520 की गई, 520। दूसरा और सातवां दोनों लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने से संबंधित था, दूसरा सातवां। नौवां संशोधन 1960 पाकिस्तान को बेरूबारी क्षेत्र प्रदान किया गया, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है। और इस समझौते के तहत उस समय बांग्लादेश जो था वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और बेरूबारी असम का एक एरिया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था उसी समझौते के परिणाम स्वरूप 9वां संशोधन लाया गया 60 में और पाकिस्तान को बेरूबारी क्षेत्र प्रदान किया गया। 12वां संशोधन 1962 पुर्तगाली, हम लोग पढ़े हुए हैं आधुनिक काल में, आधुनिक भारत में गोवा दमन दीव जो है 1961 में आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, ठीक है। और 1962 में 12वां संशोधन 1962 ईस्वी में गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, 1962, ओके। 15वां संशोधन 1963 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की गई, जो पहले 60 वर्ष थी। 15वां संशोधन 1963 को ध्यान में रखेंगे। 16वां संशोधन 1963 संसद, विधानमंडल, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब शपथ ग्रहण करेंगे तो वह हमेशा यह बात कहेंगे या बोलेंगे कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, है ना। जब शपथ ग्रहण करेंगे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, है ना, एमएलए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब शपथ ग्रहण करेंगे तो वह क्या बोलेंगे, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, ठीक है। 21वां संशोधन 1967 बहुत ही महत्वपूर्ण, 8वीं अनुसूची में पहली बार संशोधन किया गया और सिंधी भाषा को जोड़ा गया या 15वीं भाषा के रूप में इसको जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में पहली बार संशोधन करके 21वां संशोधन 1967। 24वां संशोधन 1971 संसद को अधिकार होगा कि वह मौलिक अधिकार सहित संविधान के समस्त भागों का संशोधन कर सकती है ना। ये संशोधन जो लाया गया था, इसका लाने का रीजन क्या था कि 1967 में सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रसिद्ध केस आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और इस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्णय दी कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तब संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती देते हुए यह विधेयक लाया गया, 24वां संशोधन विधेयक 1971। और मतलब यह उल्लेखित किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सारे भागों में संशोधन करने का अधिकार है और यह अधिकार संसद को संविधान प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक था, 24वां संशोधन 1971। एक चीज आपको बता दें कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। विधेयक किसको कहते हैं, तो जो संसद में रखा गया है बिल, प्रस्ताव इसको कहेंगे, है ना। जो बिल रखा गया है जो संसद में प्रस्तावित है उसको हम विधेयक कहते हैं। जब संसद का अनुमोदन मिल गया, यानी कि संसद में पास हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति दे दी, तो यही विधेयक अधिनियम बन जाता है, जिसको इंग्लिश में एक्ट कहते हैं। अधिनियम मतलब कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये सब कानून 26वां संशोधन अधिनियम कहेंगे, ओके। ये आया था 1971 में इंदिरा गांधी के काल में। ये ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी के काल में सबसे अधिक बार संशोधन हुआ, है ना। ये 21वां संशोधन 1967 से शुरू हुआ, इंदिरा गांधी का काल, और इनके काल में सबसे अधिक बार संविधान में संशोधन किया गया। उसके बाद आया 26वां संशोधन 1971, है ना। देशी रियासतों के राजाओं को पेंशन दिया जाता था। जब 1947 में देशी रियासतों का विलय कर लिया गया भारत में, राजाओं का शासन समाप्त हो गया,
तो राजाओं को भारत सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाता था, जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता था। प्रीवी पर्स इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि हम राजाओं को पेंशन देना अब बंद कर देंगे। प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया 26वां संशोधन 1971 में। ओके, उसके बाद आइए 31वां संशोधन। यह भी लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाने संबंधी संशोधन था। 31वां संशोधन, लोकसभा की अधिकतम संख्या की गई 547, यानी कि दूसरा, 7वां, 31वां तीनों लोकसभा के सीट से संबंधित संशोधन था। दूसरा, 7वां, 31वां। ओके, ये ध्यान में रखेंगे। अब आइए 41वां संशोधन 1976। 41वां संशोधन 1976 जो है वह पहला ऐसा संशोधन विधेयक रहा है जो राज्यसभा के द्वारा लाया गया था, और इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई। 41वां संशोधन 1976। अब आइए 42वां संशोधन 1976। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इनके काल में लाया गया है ना। 2 नवंबर 1976 लाया गया। यह अब तक का भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा संशोधन रहा, सबसे विवादित संशोधन रहा है। इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर इस संशोधन को लाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। डेट ध्यान में रखेंगे, 2 नवंबर 1976। यह अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है ना। इतना बार संशोधन हुआ इसमें कि इससे बड़ा संशोधन आज तक नहीं हुआ है, इसलिए इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। ओके, इसमें 59 भारतीय संविधान के 59 प्रावधानों में संशोधन किया गया, जिसमें कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। कौन कौन है जो प्रमुख है वो देख लेते हैं। प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो पहले नहीं था। सोवियत संघ से प्रभावित मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क और 51 क में जोड़ा गया। ठीक है, समवर्ती सूची में कुछ नए विषयों को जोड़ा गया। वन जीवों का संरक्षण, शिक्षा, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ओके, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया कि लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 साल ना होकर 6 साल होगा। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 39 च और अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया। अनुच्छेद 74 क्लाउज 1 जोड़ करके यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करेंगे। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है और यह प्रश्न उठता है कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो हम नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर वरीयता देंगे, नीति निर्देशक तत्व को ज्यादा वरीयता देंगे। तो ये कुछ प्रमुख संशोधन था 42वां संशोधन, है ना। हालांकि 59 प्रावधानों में संशोधन किया गया, लेकिन जो प्रमुख संशोधन रहा है, जो इम्पोर्टेंट संशोधन रहा है, उसकी चर्चा यहाँ किया गया कि 42वां संशोधन 1976 इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाया गया। अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विवादित संशोधन इसको माना गया है। ओके, 44वां संशोधन 1978, है ना। यह संशोधन जो है तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया था 6 सितंबर 1978 ईस्वी में। ठीक है, यह 42वां संशोधन के बाद का यह सबसे बड़ा संशोधन माना गया। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, एक समान कानूनी अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 300A में इसको डाल दिया गया। दूसरा प्रावधान,
लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो 42वां संशोधन में 6 साल कर दिया गया था, फिर से 5 साल किया गया। तीसरा, अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया। एक वर्ड था अनुच्छेद 352 में, एक वर्ड था आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। दूसरा, अनुच्छेद 352 में दूसरा संशोधन हुआ कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 352 में तीसरा संशोधन हुआ कि राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही बुलाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में 3 संशोधन किया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। 39वां संशोधन को रद्द कर दिया गया। 39वें संशोधन में यह व्यवस्था किया गया था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद की सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। लेकिन 39वें संशोधन को रद्द करते हुए यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का फैसला केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगी, है ना। राज्य का उच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय नहीं देगी, केवल सर्वोच्च न्यायालय देगी। तो ये 44वां संशोधन 1978 6 सितंबर 1978 को लाया गया तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, और 42वां संशोधन के बाद का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन माना गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो 6 साल किया गया था, फिर से 5 साल किया गया। अनुच्छेद 352 में 3 संशोधन किया गया, इसको ध्यान में रखना। अनुच्छेद 352 में 3 संशोधन किया गया, इसको याद रखना है ना। तो 42वां और 44वां बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें जितना संशोधन यहाँ लिखा हुआ है एक एक संशोधन को देखना है, किसी को नहीं छोड़ना है। 42वां संशोधन का डेट याद रखेंगे। 42वां संशोधन का डेट क्या था, तो 2 नवंबर 1976 इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर 42वां संशोधन लाया गया। ओके, और 44वां संशोधन का डेट था 6 सितंबर 1978 मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो 42वां और 44वां बेहद ही महत्वपूर्ण संशोधन अब तक का रहा है। आइए 44वें संशोधन के बाद का जो महत्वपूर्ण संशोधन है वह है 52वां संशोधन। ये 15 फरवरी 1985 को लाया गया था। प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे। 52वां संशोधन 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ कानून का उल्लेख किया गया। यह दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसके बारे में हम लोग संसद के चैप्टर में बताया जा चुका है। ओके, तो ये 52वां संशोधन 1985 में लाया गया था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी। 53वां संशोधन 1986 मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 53वां संशोधन। 55वें संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला और 56वें संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये तीनों संशोधन को एक साथ पढ़ेंगे, 53, 55, 56। 53 के तहत मिजोरम, 55 के तहत अरुणाचल प्रदेश एंड 56 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ओके, 58वां संशोधन 1987 है ना, ये बेहद ही महत्वपूर्ण संशोधन रहा। भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया। उल्लेखनीय है कि जब हमारा संविधान बना था तो अंग्रेजी में लिखा गया था। संविधान, मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। 1987 में 58वां संशोधन ला करके जो है संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया। अनुच्छेद 349 ए जोड़कर हिंदी अनुवाद हुआ और कहा गया कि जो महत्व अंग्रेजी संविधान का है वही महत्व हिंदी संविधान का भी है। हिंदी अनुवाद किया गया 1987 में। ओके, 61वां संशोधन 1989 बहुत ही महत्वपूर्ण, VVI, ये VVI है 61वां संशोधन, है ना। 1989, उस समय भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया
और मताधिकार की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसके लिए अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। तो संशोधन ध्यान में रखना है, 61वां संशोधन 1989। तो इतना संशोधन जो है ये आपका 52वां संशोधन से लेकर 61वां संशोधन है ना, ये सब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके काल में ये लाया गया। ओके, अब आइए 69वां संशोधन। 69वां संशोधन 1991 में लाया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री जो हैं वह पीवी नरसिम्हा राव थे। 1991 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का नाम पड़ गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर कहा गया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। 69वें संशोधन 1991। 70वें संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी दो केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। 70वें संशोधन 1992, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वही केंद्र शासित प्रदेश भाग ले सकता है जिसके पास विधानसभा है, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के मेंबर भी भाग लेते हैं। तो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा स्थापित हुआ और इस तरह दिल्ली पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। 70वें संशोधन 1992। 71वां संशोधन 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण। 8वीं अनुसूची में दूसरी बार संशोधन करके 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 3 भाषा 8वीं अनुसूची में पहली बार संशोधन 21वां संशोधन हुआ था, याद कीजिए 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, दूसरी बार संशोधन 8वीं अनुसूची में हुआ 71वां संशोधन 1992। ठीक है, 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। 71वां संशोधन 1992। 73वां संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये संसद में लाया गया 1992 में और 93 में यह संसद के द्वारा पारित किया गया। 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला और ये 73वां संशोधन जो है ये 24 अप्रैल 1993 को देश में ये लागू हुआ था और इस कारण 24 अप्रैल को प्रत्येक साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 73वां संशोधन जो कानून बनाया गया था संसद में वह लागू हुआ था। ठीक है, तो ये 73वां संशोधन कब लाया गया? 1993। 74वां संशोधन ये भी 1993 में लाया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर निगम नगर पालिका का उल्लेख किया गया। 74वां संशोधन, ये दोनों को साथ में पढ़ना है, 73 और 74। ठीक है, तो 91 से आपका 93 तक जो संशोधन हुआ उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। इसको ध्यान में रखना है। आजकल ये भी क्वेश्चन पूछने लगा है कि संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे या यह संशोधन जो है किस प्रधानमंत्री के काल में लाया गया था। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना। 73 और 74। 73 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वें संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आइए 84वां संशोधन 2000। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे और इस संशोधन के तहत 3 नए राज्यों का गठन किया गया। छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पहले छत्तीसगढ़, ओके, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड। 3 नए राज्यों का गठन किया गया 84वां संशोधन 2000 के तहत। और इसमें एक प्रोविजन किया गया कि 2026 ईस्वी तक
लोकसभा विधानसभा का सीट नहीं बढ़ेगा, जो वर्तमान में सीट है वही रहेगा। कब तक? 2026 ईस्वी तक। इसके लिए 84वां संशोधन 2000 में लाया गया। 86वां संशोधन 2001, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना मौलिक अधिकार माना गया। इसके लिए 86वां संशोधन लाया गया था 2001 में, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यानी कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। हालांकि ये जो कानून जो है हमारे देश में बहुत साल के बाद लागू हुआ है ना। 1 अप्रैल 2010 को 86वां संशोधन जो कानून था यह लागू हुआ, और इसी कानून के तहत शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 21A के तहत आज यह राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 21A कब से? 1 अप्रैल 2010। इसके लिए जो कानून लाया गया था 86वां संशोधन 2001। ओके। 88वां संशोधन 2003, एक नया कर केंद्र सूची में शामिल किया गया। सेवा कर, सर्विस टैक्स को केंद्रीय सूची में, संघ सूची में शामिल किया गया। 91वां संशोधन, ये भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में लाया गया 2003 में, और इसके तहत 2 प्रमुख प्रोविजन किया गया। दल बदल विरोधी कानून को दोबारा लाया गया। ध्यान देंगे कि दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पहली बार 52वां संशोधन के तहत लाया गया था, और दूसरी बार आपका 91वां संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून लाया गया, यानी कि 2 बार एंटी डिफेक्शन लॉ कानून लाया गया। दूसरा प्रोविजन किया गया कि मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे, है ना, अधिकतम कितने मंत्री होंगे। इसके लिए प्रोविजन किया गया। मंत्री परिषद और राज्य के मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया। ध्यान देंगे इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आगे बोल रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे, राज्य के मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे, इसकी संख्या तय की गई। क्या तय की गई? कि लोकसभा के कुल सीट का अधिकतम 15% केंद्र में मंत्री होंगे, ठीक है, और राज्य विधानसभा के कुल सीट का अधिकतम 15% राज्य में मंत्री होंगे। जिन राज्यों में विधानसभा सीटें काफी कम हैं, वहां पर उस राज्य के विधानसभा वहां पर न्यूनतम 12 मंत्री चुने जाएंगे। न्यूनतम यहाँ पर है, जहाँ पर विधानसभा कम है वहाँ पर न्यूनतम 12 मंत्री होंगे, और जहाँ अधिक सीट है जिन राज्यों में तो वहाँ अधिकतम है 15%, लोकसभा में भी 15%। तो ये मंत्री परिषद का आकार आज निश्चित हो गया है कि कितना मंत्री होगा, अधिकतम 15% ही मंत्री हो सकते हैं। 92वां संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण, 8वीं अनुसूची में तीसरी बार संशोधन किया गया, है ना। तीनों संशोधन को ध्यान में रखना है। 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, और 92वां संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सा? तो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। और इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 3 बार संशोधन हुआ है। उस समय भी देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब आइए 93वां संशोधन 2006, कांग्रेस के काल में मनमोहन सिंह उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, उनके काल में लाया गया 93वां संशोधन 2006। निजी संस्थानों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण जो है वह 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश पर लागू हुआ था, लेकिन निजी संस्थान में नहीं था। पिछड़े वर्गों को निजी संस्थानों में आरक्षण दिया गया 2006 में 93वां संशोधन के तहत। 94वां संशोधन 2006, झारखंड छत्तीसगढ़ में एक जनजातीय मंत्री को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति चैप्टर जब पढ़ रहे थे
तो अनुच्छेद 164 का हम लोग उल्लेख किए थे, है ना। अनुच्छेद 164 में 4 राज्यों का उल्लेख है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, तो चूंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, इसलिए 2006 में 94वां संशोधन को लाकर झारखंड और छत्तीसगढ़ को अनुच्छेद 164 में शामिल किया गया और कहा गया कि इन राज्यों में जो आदिम जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए एक विशेष प्रकार के मंत्री को नियुक्त किया जाए। 94वां संशोधन 2006 के अंतर्गत। 95वां संशोधन भी 2006 में लाया गया, लेकिन 2010 में ये लागू हुआ। 2010 में लागू हुआ। लोकसभा विधानसभा में SC ST वर्गों को दिया गया आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 60 वर्ष से 70 वर्ष कर दिया गया। 70 वर्ष का पूरा होगा तो 26 जनवरी 2020 तक के लिए 26 जनवरी 2020 तक के लिए 10 वर्षों का आरक्षण बढ़ा दिया गया, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अनुच्छेद 334 में संशोधन किया, है ना। हम लोग जानते हैं SC ST वाले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। SC ST वाले चैप्टर में हम लोग देख चुके थे कि आपका अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC और ST वर्गों को आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 334 में ये आरक्षण का जो है घटाने बढ़ाने का उल्लेख किया गया। इसके जो है 334 में कि SC ST वर्गों को आरक्षण का सीमा कितना दिया जाए, तो 10 वर्षों के लिए दिया गया, है ना। ये हम SC ST वर्गों को जो आरक्षण है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही लागू हुआ और हर एक 10 साल 20 साल पर जो है आरक्षण का सीमा बढ़ते गया और ये 55वां संशोधन 2006 में लाया गया था जो 2010 में लागू हुआ। ठीक है, और 10 साल के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ा दिया गया था, यानी कि आपका 26 जनवरी 2020 तक के लिए। ओके, 96वां संशोधन 2008 में लाया गया। उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। हम लोग जानते हैं कि किसी नए राज्य का निर्माण करना, राज्य के सीमा में परिवर्तन करना, इवन राज्य के नाम में परिवर्तन करना या राज्य की भाषा के नाम में परिवर्तन करने का राइट राज्य को नहीं है। संसद ही इस संबंध में कानून बना सकती है, जैसा कि 96वां संशोधन 2008 के तहत उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। ओके, उसके बाद आइए 99वां संशोधन 2015 बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जजमेंट अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया। NJAC ये नाम याद रखिएगा, नेशनल जजमेंट अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होगा इसी कमीशन के सिफारिश के आधार पर होगा, इसी आयोग के सिफारिश पर होगा, नेशनल जजमेंट अपॉइंटमेंट कमीशन। ये 99वां संशोधन 2015 में लाया गया। 100वां संशोधन भी 2015 में लाया गया। भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। ठीक है, और इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो है वह बांग्लादेश के द्वारा भारत को जो विवादित एरिया था वह भारत को दिया गया। ठीक है, तो उस एरिया में रहने वाले जो लोग थे, जो निवासी थे, उनको भारत सरकार के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की गई 100वें संशोधन 2015 के तहत। ठीक है, 101वां संशोधन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 101वां संशोधन 2016। ये संसद में जब ये संशोधन रखा जा रहा था, संशोधन विधेयक जो रखा जा रहा था वह 122वां संशोधन विधेयक के तहत। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। विधेयक यानी कि जो संसद में प्रस्तावित है, बिल है, जो संसद में पास नहीं हुआ प्रस्तावित है वह विधेयक है। अधिनियम जो संसद के द्वारा पास कर दिया गया, कानून बनने के लिए वह तैयार है, अधिनियम। तो 122वां संशोधन विधेयक के रूप में आपका GST बिल रखा गया था
और यह कानून बना 101वां संशोधन 2016 के तहत, और इसी कानून के तहत हमारे देश में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी क्या है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू होने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, 102वां संशोधन 2017 में ये संशोधन अधिनियम जो लाया गया था वह 123वां संशोधन विधेयक के नाम से लाया गया था, और जब संसद में पास हुआ तो 102 संशोधन अधिनियम 2017 के तहत पास किया गया, और इस कानून के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिल गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पहले संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, और ये 102 संशोधन 2017 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। 103वां संशोधन अधिनियम ये संसद में रखा गया था 124वां संशोधन विधेयक के रूप में, और जब संसद में पास हुआ तो 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पास किया गया। बेहद ही महत्वपूर्ण, इसी कानून के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च वर्गों को 10% का आरक्षण दिया गया, जिसको हम लोग EWS कहते हैं ना। EWS को 10% का आरक्षण मिला। कब से? तो 2019 से। कौन सा संशोधन अधिनियम लाया गया था? 103वां संशोधन अधिनियम 2019, और इसी कानून के तहत एक नया वर्ग बना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उच्च वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको 10% का आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया। 103वां संशोधन अधिनियम संसद में रखा गया था 124वां संशोधन विधेयक के रूप में। उसके बाद आइए नीचे में भी लिखा हुआ देख लीजिए, 104वां संशोधन अधिनियम ये संसद में 126वां संशोधन बिल 2019 के तहत रखा गया था, और जब कानून बना तो 104वां संशोधन अधिनियम 2020 के तहत कानून बना, और इसके तहत SC ST को लोकसभा विधानसभा में जो 10 वर्षों का जो आरक्षण दिया गया था फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक इन्हें आरक्षण दिया गया। और एक महत्वपूर्ण प्रोविजन कि अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत हम लोग क्या पढ़ें कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। लेकिन एक सर्वे किया गया था कि हमारे देश में एंग्लो इंडियन की संख्या पर्याप्त नहीं है, और इस कारण जो है एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है ना। और इस सर्वे को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 104वां संशोधन अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम के तहत एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया गया था लोकसभा में 2 सीट का, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये आरक्षण नहीं है। वर्षों से हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे। अब यह समाप्त हो गया है। कौन सा संशोधन? तो 104वां संशोधन अधिनियम 2020 में यह लागू हुआ। तो अभी तक 104 संशोधन अधिनियम लाया गया, ये ध्यान में रखेंगे। विधेयक का मतलब कि संसद में प्रस्तावित है, अधिनियम यानी कि संसद के द्वारा पास कर दिया गया है, कानून बन गया है। तो अभी तक कितना संशोधन हुआ है? 104 संशोधन 2020 तक हुआ है। ओके, अब हम लोग लगे हाथ जो है प्रोटोकॉल भी देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। प्रोटोकॉल क्या है? सरकारी वरीयता की, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई कार्यालय है केंद्र का या कोई राज्य का कार्यालय है, तो कार्यालय में क्या देखते हैं कि कोई एक सबसे बड़ा अधिकारी है ना, उसके बाद उसके नीचे का अधिकारी, उसको कहते हैं द्वितीय श्रेणी का अधिकारी, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, कहते हैं ना। तो उसी प्रकार देश का जो प्रशासन है उस प्रशासन में सबसे बड़े अधिकारी है ना, तो अधिकारियों का क्रम क्या है, जितने अधिकारी हैं उनका क्या क्रम है
उसी को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं कि उनका देश के प्रशासन में क्या वरीयता दिया गया है। तो देश के सबसे बड़े अधिकारी राष्ट्रपति, पहले स्थान पर राष्ट्रपति हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे में प्रधानमंत्री, चौथे में राज्यपाल अपने राज्य में कहने का मतलब जिस राज्य के राज्यपाल हैं, अगर दूसरे राज्य में गए तो उनका प्रोटोकॉल घट जाएगा। पांचवें में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5A में उप प्रधानमंत्री, छठे में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, छठा क्रम है, ध्यान में रखेंगे। सातवें में कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता। 7A में भारत रत्न विजेता, एकमात्र पुरस्कार हमारे देश में भारत रत्न पुरस्कार है, जिसके विजेता को सरकारी वरीयता क्रम प्रोटोकॉल में जगह दिया गया है 7A में। ओके। 8 में राजदूत उच्चायुक्त, राजदूत और उच्चायुक्त में दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस बता दें कि राजदूत कौन होता है कि हमारा मतलब भारत का राजदूत अमेरिका में नियुक्त हुआ, ठीक है, तो राजदूत तो समझ रहे हैं। तो राजदूत और उच्चायुक्त में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, ठीक है, उन देशों के बीच राजदूत जो नियुक्त होंगे, जो एम्बेसडर नियुक्त होंगे, उनको हाई कमिश्नर उच्चायुक्त कहा जाएगा। जैसे भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त, क्योंकि भारत और ब्रिटेन दोनों राष्ट्रमंडल के मेंबर देश हैं। जो राष्ट्रमंडल के मेंबर नहीं है वहां पर जो राजदूत नियुक्त होगा उसको राजदूत कहा जाएगा, एम्बेसडर कहा जाएगा। दोनों का काम एक ही है, अंतर केवल ये है। 9वें में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं। 10वें में मुख्य निर्वाचन आयुक्त महालेखा परीक्षक। 11वें में लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय राज्य मंत्री। 12वें में महान्यायवादी, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। 13वें में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अध्यक्ष का क्रम क्या है, 13वां, ठीक है। इस तरह से मतलब केंद्र से लेकर राज्यों तक के जितने अधिकारी हैं सबका वरीयता क्रम दिया हुआ है, जिसको सभी को याद रख पाना मुश्किल है। कम से कम 12-13 तक का क्रम जो है जरूर से जरूर याद रखना है। इसमें क्वेश्चन आता है ना, निम्नलिखित पदाधिकारियों को वरीयता के अनुसार सुमेलित करें, है ना, वरीयता के अनुसार या क्रमानुसार सुमेलित करें। तो कम से कम आपको 10 तो जरूर याद रखना है। पहले में राष्ट्रपति, दूसरे में उपराष्ट्रपति, तीसरे में प्रधानमंत्री, चौथे में राज्यपाल अपने राज्य में, 5वें में सर्वोच्च न्यायालय, 5वें में भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5A में उप प्रधानमंत्री, 6ठे में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, 7वें में कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता। 7A में भारत रत्न विजेता, 8 में राजदूत उच्चायुक्त, 9 में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और 10 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, उनको रखा गया है। तो कम से कम 10 जरूर याद रखेंगे। निम्नलिखित पदों को क्रमानुसार सुमेलित करें, तो इसको ऐसे सुमेलित करना होगा। इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, सरकारी वरीयता क्रम कहा जाता है। इसको जरूर से जरूर याद रखना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, है ना। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। 10 कम से कम जो है 10 पद जरूर ध्यान से रखना है। एक बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है।